हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं आप लोगों के सामने जेपीएससी, बीपीएससी जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के उद्देश्य से आज राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति, जिसे हम प्रेसिडेंट भी कहते हैं, तो प्रेसिडेंट की नियुक्ति, उसकी शक्ति एवं अधिकार, इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, उनकी नियुक्ति, शक्ति और अधिकारों का वर्णन करें। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। भारत में संसदात्मक प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है, जबकि मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। औपचारिक प्रधान होने के बावजूद राष्ट्रपति का पद गरिमायुक्त व एकता का प्रतीक है। हम सभी जानते हैं कि भारत एक संघात्मक राज्य है और इस संघात्मक व्यवस्था में जो कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, हम उसे ही राष्ट्रपति कहते हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो नाम मात्र के प्रधान होते हैं, क्योंकि वास्तविक शक्ति, कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति होती है वह मंत्रिमंडल के हाथों में होता है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है और वह सभी कार्यों को करता है। लेकिन वह किसी भी कार्य को राष्ट्रपति के नाम से ही करता है, संचालित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान रीति से होता है। तो आप इसको याद रखेंगे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान की रीति से होता है। इसके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन यदि राष्ट्रपति संवैधानिक नियमों के विरुद्ध कार्य करे तो संसद के किसी भी सदन में उस पर महाभियोग लगाकर संसद में उसे 2/3 मतों से पारित करके समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। कुछ नियम हैं राष्ट्रपति के। अब हम देखेंगे उनके अधिकार एवं कार्य। सबसे पहले उनके कार्यपालिका संबंधी अधिकारों को हम ध्यान से देखेंगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करता है, लेकिन इसमें वह स्वतंत्र नहीं है, बल्कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियुक्त करता है। इसके अतिरिक्त वह अन्य आयोगों एवं उनके सदस्यों जैसे संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग आदि की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपालों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि की भी नियुक्ति करता है। ठीक है, इस प्रकार इतने सारे राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी कार्य होते हैं। दूसरा है विधायी संबंधी कार्य या अधिकार। तो राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन बुलाने एवं स्थगित करने का अधिकार है। वह लोकसभा भंग करने का भी अधिकार रखता है। संसद के किसी भी सदन में भाषण देने एवं संदेश भेजने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों
तथा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। वित्तीय विधेयकों को छोड़कर अन्य साधारण विधेयकों को वह सदन में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो विधायी संबंधी अधिकारों को देख लिया। अब हम इनके वित्तीय संबंधी अधिकार व कार्य देखेंगे। प्रत्येक वित्तीय वर्ष राष्ट्रपति की अनुमति से ही आय व्यय का वितरण अर्थात बजट प्रस्तुत की जाती है। राष्ट्रपति की ही अनुमति से कोई भी वित्तीय विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होती है। भारत की आकस्मिकता निधि पर भी, जिसको हम कंटीजेंसी फंड भी कहते हैं, उस पर भी राष्ट्रपति का ही नियंत्रण रहता है। राष्ट्रपति संघ एवं राज्यों में वित्तीय संबंध हेतु आयोग नियुक्त कर सकता है। अब हम चौथे इसके अधिकार या कार्य को देखेंगे, न्याय संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति या अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता है, दंड को कम कर सकता है अथवा उसे स्थगित भी कर सकता है, परंतु वह सैनिक न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता। ठीक है, पांचवा है हमारा सैन्य संबंधी। राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह सेना के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। ठीक है, चलिए इनके आपात संबंधी अधिकार और कार्य को देखेंगे। राष्ट्रपति को जब भी प्रतीत होता है कि देश या राज्य में अस्थिरता उत्पन्न हो गई है तो वह अपने स्वविवेक से देश अथवा राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपात स्थिति में देश में एकात्मक शासन स्थापित हो जाती है एवं राज्य का संचालन राष्ट्रपति राज्यपालों के द्वारा करता है। इस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं। यह 3 परिस्थितियों में, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण में, इसमें अनुच्छेद 352 लगता है। राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता में, इसमें अनुच्छेद 356 लगाया जाता है। और यदि वित्तीय संकट उत्पन्न हो, जिसमें आर्टिकल 360 में इसके बारे में वर्णन है, आदि स्थितियों में ही राष्ट्रपति द्वारा धारित की जाती है। ठीक है, तो जो आपात संबंधी अधिकार है वो बेसिकली ये 3 अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं और यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च एवं गरिमा युक्त पद होता है। संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का अवश्य ही औपचारिक प्रधान होता है, परंतु वह देश की एकता का प्रतीक है। उसकी स्थिति वैधानिक अध्यक्ष की है, फिर भी शासन में उसका पद एक धुरी के समान है जो संकट के समय संवैधानिक तंत्र को संतुलित करता है। इस तरह से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।